हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका दरवाल फिजिक्स के इस क्लास में। मैं हूँ आपका रंजीत कुशवाहा और हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास की इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर को। और इस क्रम में आज का जो हमारा जो क्लास होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ेंगे और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, जानेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिक करंट में क्या रोल है, यानी इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस पर किस प्रकार से आधारित है, इसको हम लोग जानेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज है, कैसे कैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, और फिर हम लोग ये भी जानेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, इसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम लोग किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। फिर लास्ट में हम लोग इस पोटेंशियल डिफरेंस पर आधारित जो भी हम लोग फॉर्मूला प्राप्त करेंगे उस पर कुछ हमेशा की तरह हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, जो कि एनसीईआरटी बुक से लिए गए होंगे और वो आपके एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, और पिछले क्लासों में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, विद्युतीय क्षेत्र, यानी प्रत्येक चार्ज्ड बॉडी के चारों तरफ एक क्षेत्र का निर्माण होता है जिसको हम लोग उसका इन्फ्लुएंस क्षेत्र यानी प्रभावी क्षेत्र कहते हैं, और उसी प्रभावी क्षेत्र को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस चार्ज्ड बॉडी के चारों तरफ जो भी इन्फ्लुएंस क्षेत्र बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरी चार्ज्ड बॉडी अगर ला करके रखी जाए तो उस पर फोर्स लगेगा, और अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर अगर कोई चार्ज है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो जहाँ तक चार्ज्ड बॉडी के कारण उसका इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लीकेबल होता है, प्रभावी होता है, उसी क्षेत्र को हम लोग उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करते हैं। सपोज कीजिए कि ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज का, और पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो स्फेरिकल सिमेट्रिक होता है, यानी गोल सममित होता है, एक फुटबॉल के आकार का होता है। इसलिए हमने पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर किया। ये हमारा पॉइंट चार्ज हो गया Q, जो कि O पॉइंट पर यहाँ पर रखा गया है, और ये उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्षेत्र यहाँ तक है। डैट मीन्स कि इसके बाहर अगर कोई चार्ज है तो यह उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, लेकिन जैसे ही इसके अंदर अगर वो चार्ज आएगा तो इसके कारण उस पर एक फोर्स लगने लगेगा। हमने पिछले क्लास में ये भी पढ़ा था कि इस फील्ड के भी हर पॉइंट पर फील्ड का स्ट्रेंथ भी अलग अलग होता है। जैसे अगर किसी चार्ज को उठा करके हम यहाँ पर 3 पॉइंट अगर ले, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं B और इसका नाम देते हैं C। अगर किसी चार्ज को उठा करके हम C पर ला करके रखें, जैसे Q0 को रखा C पर, फिर B पर रखा, फिर A पर रखा, तो तीनों पॉइंट पर इसके कारण लगने वाला फोर्स का मान भी अलग अलग होगा। C पर फोर्स का मान सबसे कम होगा, B पर थोड़ा उससे ज़्यादा होगा, A पर सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पर फील्ड का स्ट्रेंथ अलग अलग है। तो फील्ड के स्ट्रेंथ को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो हमने इसके बारे में भी पहले पढ़ चुके हैं कि यूनिट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को हम लोग फील्ड का स्ट्रेंथ कहते हैं। तो इसलिए यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स हर पॉइंट पर अलग अलग होगा, क्योंकि इससे उसका डिस्टेंस अलग अलग है। जैसे ए पॉइंट इससे सबसे नज़दीक है, इसलिए इसके कारण ए पॉइंट पर ज़्यादा फोर्स होगा, यहाँ पर फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। बी पॉइंट का डिस्टेंस ए की तुलना में थोड़ा सा अधिक है, इसलिए बी पर फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा ए की तुलना में, और इसलिए उस पर फोर्स भी ए की तुलना में कम लगेगा।
और सी पॉइंट का जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स की तुलना में सबसे अधिक है, इसलिए इसके कारण सी पॉइंट पर फोर्स का मान भी सबसे कम होगा और इन दोनों की तुलना में यहाँ पर फील्ड का स्ट्रेंथ भी सबसे कम होगा। ठीक है। अब अगर सपोज कीजिए कि अगर हम किसी चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कहीं बाहर से ले आते हैं, तो चूंकि वो जो चार्ज हम ला रहे हैं वह चार्ज इस फील्ड के बाहर है, यानी फील्ड के अंदर नहीं है, तो फील्ड का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो फील्ड के बाहर से हम ला रहे हैं। अब फील्ड के बाहर से हम चाहे नज़दीक से लाएं चाहे दूर से लाएं, कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम यहाँ पर ला करके रखेंगे उसी समय उसका फोर्स उस पर लगेगा। बाहर कहाँ से आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही वह इस फील्ड में अंदर प्रवेश करेगा उस पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। जब तक वह फील्ड के बाहर है तब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसलिए हम उस चार्ज को चाहे नज़दीक से लाएं चाहे दूर से लाएं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए आज के क्लास में हम ये चीज़ मान लेते हैं कि हम उस चार्ज को अनंत से उठा करके ला रहे हैं। हम उसको नज़दीक से नहीं बल्कि दूर से ही हम ला रहे हैं, आइडियल फॉर्म में उसको दूर से ही उठा करके ला रहे हैं। अब भले ही वो चाहे किसी भी डिस्टेंस से लाया जाए, सबके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है। तो हम इन्फिनिटी से उस एक क्यूनट चार्ज को उठाते हैं और क्यूनट चार्ज को उठा करके हम एक पॉइंट P पर ला करके, या सॉरी हम यहाँ पर एक पॉइंट B कंसीडर करते हैं P, और P पर हम ला करके यहाँ पर उस चार्ज को ला करके रखते हैं। तो अब इस चार्ज को ला करके यहाँ पर रखेंगे तो इसके कारण उस पर फोर्स लगेगा, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ कि जब हमने उस चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके लाया और जैसे ही वो चार्ज इस फील्ड में अंदर प्रवेश किया तो उस पर फोर्स लगने लगा और उस फोर्स के अगेंस्ट में हमने उस चार्ज को उठा करके लाया यहाँ पर और रखा। डैट मीन्स कि हमने फील्ड में डिस्प्लेसमेंट कुछ कराया चार्ज को। तो आप लोग पढ़े होंगे पिछले कक्षाओं में वर्क डन के बारे में कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाए और उस फोर्स के कारण उसमें डिस्प्लेसमेंट हो तो वहाँ पर वर्क होता है, और वर्क के लिए फॉर्मूला हो जाता है W = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो वहाँ पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से हम लोग वर्क डन को निकालते हैं। यानी जहाँ पर भी फोर्स लग रहा हो किसी ऑब्जेक्ट पर और उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा हो तो डैट मीन्स कि वहाँ पर वर्क भी अवश्य ही होगा। और जहाँ पर भी किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क होगा तो वह जो वर्क है वह वर्क निश्चित रूप से एनर्जी में कन्वर्ट होती है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरी। ये आपको याद आ रहा होगा, आपने 9th क्लास में वैसे ही पढ़ा होगा वर्क एनर्जी थ्योरी में कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क होता है, और जब किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क किया जाता है तो वह वर्क उसमें एनर्जी के रूप में एस्टेब्लिश हो जाती है। अगर वो मूविंग बॉडी है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी के रूप में वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर अगर हम क्यूनट चार्ज को उठा करके इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाते हैं तो जैसे ही ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रवेश किया तो इसके कारण उस पर फोर्स लगने लगा और उस फोर्स के कारण इस पर वर्क हुआ। ठीक है। तो अब चूंकि इस P पॉइंट पर कुछ इसका फील्ड का स्ट्रेंथ है और फील्ड के स्ट्रेंथ को हम लोग डिफाइन करते हैं E = F/Q0, यानी यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स। तो यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स के कारण यहाँ पर स्ट्रेंथ है, तो P पॉइंट पर स्ट्रेंथ कुछ होगा और उस स्ट्रेंथ के कारण इस चार्ज पर जैसे ही इसको रखेंगे तो इस चार्ज पर एक फोर्स होगा लगेगा और उस फोर्स के कारण यहाँ पर वर्क भी होगा उस चार्ज को रखने में। यानी हमने चार्ज को इन्फिनिटी से हाथ ला करके रखा तो कुछ ना कुछ तो वर्क किया, तो डैट मीन्स कि हमने यहाँ पर कुछ ला करके वर्क रखने में हमने वर्क किया। अब सपोज कीजिए कि हमने क्यूनट चार्ज को लाया तो W वर्क हुआ हमारा। ठीक है। क्यूनट चार्ज को लाने में अगर हम इस चार्ज को डबल कर दें, क्यूनट के जगह पर हम लोग 2 क्यूनट चार्ज लाएं तो निश्चित रूप से अगर 2 क्यूनट चार्ज लाएंगे तो वर्क डन जो होगा वो भी डबल हो जाएगा क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ गया। अगर हम 3 क्यूनट चार्ज लाएं तो वर्क डन क्या हो जाएगा 3W, यानी जितना ज़्यादा चार्ज लाएंगे उतना ज़्यादा हमारा यहाँ पर वर्क का मान भी होगा। क्लियर है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं ये प्राप्त करना कि हम जो वर्क यहाँ पर निकालें वो वर्क इस चार्ज पर डिपेंड ना करे तो उसके लिए हमको क्या करना होगा,
तो उसके लिए हमारे पास एक ही उपाय है कि हमको यूनिट चार्ज पर वर्क निकालना होगा कि यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में कितना वर्क किया गया। ठीक है, तो इन्फिनिटी से अगर किसी यूनिट चार्ज को यहाँ पर लाते हैं तो उस वर्क को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये जो हमने वर्क हम यहाँ पे जो कर रहे हैं यूनिट चार्ज को लाने में, यूनिट चार्ज को लाने में अगर हमारा वर्क W हो रहा है तो उस वर्क में अगर हम यूनिट से डिवाइड कर दें तो डैट मीन्स कि यूनिट चार्ज को लाने में हमारा वर्क डन निकल जाएगा, क्योंकि हमने यूनिट चार्ज को लाया तो टोटल वर्क किया W। अब उस W में हम यूनिट से डिवाइड कर दिए, तो यूनिट से डिवाइड कर देने का मतलब है कि यूनिट चार्ज पर लगने वाला, यूनिट चार्ज पर किया जाने वाला वर्क निकल जाएगा, और यूनिट चार्ज पर किए जाने वाले वर्क को हम लोग उस पॉइंट पर पोटेंशियल कहते हैं और उसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। डैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी वर्क डन में हम चार्ज से डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान निकल जाएगा। डैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट चार्ज पर किया जाने वाला वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाएगा। लेकिन अब इस पोटेंशियल को हम कैसे यहाँ पर डिफाइन करेंगे, तो इस पॉइंट P पर अब ये जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट P के लिए हमने निकाला। ठीक है, अब ये अगर सपोज कीजिए कि और भी 2-3 पॉइंट्स हम ले तो हर पॉइंट्स के लिए ये पोटेंशियल का मान भी भिन्न भिन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा इससे अलग अलग होगा, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हर पॉइंट्स के लिए अलग अलग हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर Q ले लें तो उसके लिए अलग होगा, यहाँ R ले लें तो उसके लिए अलग होगा, तो हर पॉइंट के लिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज अलग अलग हो जाएगा। तो इसलिए हर पॉइंट के लिए पोटेंशियल का मान भी डिफरेंट हो जाएगा। अभी अलग अलग वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्यों होगा, क्योंकि इन्फिनिटी से जो हम यहाँ तक लाएंगे तो यहाँ पर फील्ड का स्ट्रेंथ कुछ और है तो वर्क कुछ और हुआ, यहाँ पर लाए तो फील्ड का स्ट्रेंथ कुछ बढ़ गया तो वर्क कुछ और बढ़ गया, यहाँ पर लाए तो फील्ड का स्ट्रेंथ कुछ और बढ़ गया तो वर्क कुछ और बढ़ गया। तो हर पॉइंट पर फील्ड का स्ट्रेंथ अलग अलग होने के कारण वर्क डन का मान भी अलग अलग होगा, और इसलिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज डैट मीन्स की पोटेंशियल ऑल्सो विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो ये भी अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। दैट मीन्स कि अगर इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जा रहा है, ठीक है, उस वही वर्क उस पॉइंट पर फील्ड का पोटेंशियल कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाएगा। तो ये अलग अलग पॉइंट पे ये वर्क डन अलग अलग होगा, इसलिए फील्ड के हर पॉइंट पर पोटेंशियल का मान भी डिफरेंट होगा। क्लियर है? अब इस पोटेंशियल से हम लोग यहाँ पर इसका यूनिट, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से हम लोग इस पोटेंशियल का यूनिट प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपली आप दिमाग में ये रखिए कि पोटेंशियल का मतलब है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने क्या पढ़ा, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज को फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, उसी तरह से वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको अभी जानकारी मिलेगी। तो हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला निकाल लिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज के हिसाब से W/Q0। अब इसके हिसाब से अगर इसका हम यूनिट लिखें तो वर्क को हम लोग जूल में और चार्ज को कुलम में, तो डैट मीन्स जूल पर कुलम, और इस जूल पर कुलम को हम लोग कहेंगे वोल्ट। ये वोल्ट भी एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के समान में ये वोल्ट मान लिया गया है इसको। तो डैट मीन्स कि 1 वोल्ट का मतलब हो गया 1 जूल पर कुलम। अब ये 1 वोल्ट पोटेंशियल जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 जूल पर कुलम। तो इस 1 वोल्ट पोटेंशियल को इस डिफिनीशन के अनुसार अगर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in bringing 1 coulomb of charge from infinity to a point in an electric field, then
द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि यदि 1 कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल का वर्क किया जा रहा है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान 1 वोल्ट कहा जाएगा। तो इस प्रकार से 1 वोल्ट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो अब ये जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट पर अलग अलग होता है। तो अब अलग अलग होता है तो किसी 2 पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल होगा उसमें निश्चित रूप से कुछ डिफरेंस होगा, तो उस डिफरेंस को हम लोग कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो आइए अब हम लोग समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। अब पोटेंशियल को हमने डिफाइन किया वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करते हैं उसको हम लोग समझते हैं। हम यहाँ पर उसको समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग यहाँ पर 2 पॉइंट कंसीडर करते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर लेते हैं A और दूसरा पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं B। अब ये कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल VA है और यहाँ पर पोटेंशियल VB है। 2 पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में और दोनों पॉइंट्स की इस पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए निश्चित रूप से दोनों पॉइंट्स पर अलग अलग पोटेंशियल होगा और इसलिए हम लोग दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को अगर लिखना होगा तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे लिखेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर VAB के बीच का, तो VA माइनस VB, यानी A के पोटेंशियल में से B का पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा A पर जो पोटेंशियल है वो B की तुलना में अधिक है, इसलिए हमने VA माइनस VB किया। ठीक है, अब B पर अधिक रहता तो इधर रहता तो हम VB माइनस VA लिखते। तो अगर हम इसको डिफिनीशन के हिसाब से लिखें, जैसे अब A पर पोटेंशियल VA, B पर पोटेंशियल VB, तो पोटेंशियल का अगर हम डिफिनीशन के हिसाब से यहाँ पर लिखें तो VA को लिख सकते हैं WA बटे Q नट और VB को लिख सकते हैं WB अपॉन Q नट। यानी इसका मतलब क्या हुआ, VA पर पोटेंशियल, तो A पर पोटेंशियल का मतलब हुआ वर्क डन पर यूनिट चार्ज और B पर पोटेंशियल ये भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो इसलिए WA माइनस WB अपॉन Q नट। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं WA माइनस WB, मैथमेटिकली हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और इस चीज़ को चूँकि इसको हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसलिए इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं VAB इक्वल टू WAB अपॉन Q नट। इस फॉर्म में भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप यहाँ पर नज़र डालें और इसको समझें तो आपको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की मीनिंग समझ में आ जाएगी। कैसे? तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये भी जो है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, लेकिन ये वर्क डन जो है वो क्या है, कहाँ से कहाँ तक, ये वर्क डन जो है वो सिर्फ B से A तक का है, यहाँ से यहाँ, यानी WA माइनस WB। तो WA माइनस WB का मतलब क्या है कि A तक लाने में किया गया कार्य माइनस B तक लाने में किया गया कार्य। तो जब हम पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं तो जो हम चार्ज को लेते हैं वो चार्ज यूनिट चार्ज हम इन्फिनिटी से लेते हैं, तो इन्फिनिटी से ही हम चार्ज को उठा करके B पॉइंट पर भी ला रहे हैं और फिर एक चार्ज को A पॉइंट पर भी ला रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो दोनों चार्ज को जो हम A और B तक ला रहे हैं तो यहाँ तक लाने में तो दोनों के लिए वर्क डन सेम हो गया, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट, क्योंकि आपने जितनी दूरी तय किया उतने हमने भी दूरी तय किया, तो यहाँ तक तो सेम हो गया। बट अब एक चार्ज यहाँ पे आके रुक गया लेकिन दूसरा चार्ज यहाँ से भी यहाँ तक आया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया गया A वाले चार्ज को। तो A पर जो चार्ज आया वो इसकी तुलना में इतना डिस्टेंस अधिक तय किया, तो अधिक तय किया, तो यही वर्क डन पर यूनिट जो चार्ज होगा वो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को उत्पन्न करेगा। यहाँ भी वर्क डन हो रहा है लेकिन यहाँ का वर्क और यहाँ के वर्क में से जो डिफरेंस होगा तो ये डिफरेंस पर यूनिट चार्ज, इसलिए यहाँ पर वर्क डन डिफरेंस पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि वर्क डन इन मूविंग a unit charge from a point to another point in an electric field
इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। यानी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो वर्क हुआ वही वर्क उन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाएगा और उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। सिंपली हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस में अगर ए और बी दो पॉइंट्स, अगर पॉइंट्स का हम नाम ना दें तो इसको भी हम लोग V = W/Q0 ऐसे लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। तो अगर हम दोनों के डिफिनीशन में देखें तो थोड़ा सा अंतर है। हम जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं तो उसमें हम लेते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी चार्ज को हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में हम कैसे डिफाइन करते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। लेकिन दोनों वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही है, बस संदर्भ बदल जा रहा है कि पोटेंशियल में हम लोग इन्फिनिटी से लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का ही लेते हैं। क्लियर है? अब ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल डिफरेंस का। पहले हम इसका थोड़ा सा यूनिट डिफरेंस को, यूनिट और को थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। तो जैसे हमने पोटेंशियल को डिफाइन यूनिट हमने निकाला, उसी प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसका भी यूनिट स्वाभाविक है कि वही होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को भी लिए अगर हम इसका यूनिट लिखें तो वर्क को जूल में, चार्ज को कूलम में, तो इसको कहेंगे जूल पर कूलम, डैट मीन्स कि वोल्ट, यानी वोल्ट हो गया। तो डैट मीन्स कि 1 वोल्ट का मतलब है 1 जूल पर कूलम। अब ये 1 वोल्ट = 1 जूल पर कूलम, तो ये 1 वोल्ट यहाँ पर अब पोटेंशियल नहीं है बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसको भी पोटेंशियल डिफरेंस की इसी डिफिनेशन से इसको भी डिफाइन करेंगे। कैसे? इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट in an electric field, then the potential difference between the two points is called 1 volt। मतलब कि यदि 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर ले जाने में 1 जूल का वर्क हो रहा हो तो दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कहा जाएगा। डैट मीन्स कि अगर हम ये कहें कि यहाँ से यहाँ तक ले जाने में अगर 6 जूल का वर्क हो रहा है, 6 जूल वर्क हो रहा हो, 6 जूल 1 कूलम चार्ज को ले जाने में 6 जूल का वर्क हो रहा हो, तो इसका मतलब हुआ कि दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 6 जूल होगा। अगर 12 जूल वर्क हो रहा हो पर यूनिट चार्ज तो वहाँ पर 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। अगर कहें कि 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसका मतलब ये होगा कि उस 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 220 जूल का वर्क किया जा रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होने का मतलब है कि उतना जूल वर्क पर यूनिट चार्ज, ठीक है, यानी उतने जूल वर्क किए जा रहे हैं 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। क्लियर है? तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हमारा प्राप्त हुआ पोटेंशियल डिफरेंस का V = W/Q0 बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन हम समझते हैं और ये ऐसा फॉर्मूला है कि जब तक आप फिजिक्स आगे पढ़ेंगे तब तक इस फॉर्मूले की ज़रूरत आपको पड़ेगी, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप इसको अभी से ही रट लें। जैसे आप अभी 10th में पढ़ रहे हैं, आप 12th में जाएंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, फिर अगर आप ग्रेजुएशन में जाते हैं या बीटेक करते हैं तो हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब इसका एक छोटा सा आपको इसका इंपॉर्टेंस समझाते हैं। इस पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस V = W/Q0, तो इसके हिसाब से अगर हम W का मान निकालें तो ये हो जाएगा V × Q0। तो इसका मतलब क्या हुआ, W जो है हमारा वर्क डन है। तो अगर ये कहा जाए कि इन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है और यहाँ से हमको 2 कूलम चार्ज को ले जाना है तो वर्क डन कितना होगा, तो आसानी से हम इसके अनुसार बता सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है और हमको चार्ज दिया गया है 2 कूलम, तो हमारा वर्क डन जो हो जाएगा W = V × Q, तो 10 × 2 डैट मीन्स कि 20 जूल। यानी आसानी से हमारा कितना वर्क हुआ उस वर्क को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं।
जैसे सपोज कि कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है और कहा जाए कि हाँ इतना का पोटेंशियल डिफरेंस है और इतना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो कितना वर्क हुआ, तो उस वर्क को हम लोग आसानी से V इंटू क्यू से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका हम लोग अब ये जो वर्क होगा उस चार्ज को ले जाने में, जैसे 20 जूल, इसी एग्जांपल को अगर हम ले तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 2 कूलम चार्ज है, तो 2 कूलम चार्ज को वहाँ से मूव कराने में इतना जूल वर्क किया गया। तो डैट मीन्स कि ये जूल वर्क हुआ वो वर्क कहाँ गया, तो उस चार्ज में काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो गई, ठीक है। या अगर ये यहाँ से यहाँ जाके स्थिर हो गया तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गई, या अगर वो आगे मूव कर रहा है तो उसको काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर खर्च हुआ, काइनेटिक एनर्जी में वो चेंज हो गया। तो इसी प्रकार से अगर सपोज कीजिए कि हम एक फंडामेंटल पार्टिकल कंसीडर करें जैसे कि इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन को हम 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर एक्सेलरेट करें। अब आप कहेंगे कि सर 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर वो कैसे मूव करेगा, इसलिए मूव करेगा कि हम वहाँ पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस देने का मतलब है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पर उस चार्ज को जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, क्योंकि ये तो निश्चित है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, डैट मीन्स कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और इसलिए वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को अगर हम रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और मूव करेगा तो उसमें जो वर्क किया गया उस वर्क को हम लोग यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, उस वर्क का मान कितना होगा, तो आइए फटाफट उसको निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिया कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 1 वोल्ट का होगा, हमारा जो चार्ज होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, डैट मीन्स कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होगा। तो वर्क कितना हो जाएगा, तो वर्क डन टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन थ्रू 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने में वर्क डन। तो ये वर्क डन कितना हो गया, तो V इंटू क्यू नेट, तो V की जगह पर 1 वोल्ट और Q की जगह पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, डैट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, वोल्ट इंटू कूलम। तो ये वर्क हो गया, डैट मीन्स कि जूल में कन्वर्ट हो गया, और इसको अब हम लोग कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो वर्क हुआ वो वर्क 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन में है, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन का ये हो गया चार्ज कूलम में, और ये वोल्ट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट को हम लोग यहाँ पर वर्क कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर चार्ज के रूप में इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल के रूप में 1 वोल्ट है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये एक प्रकार से एनर्जी का एक यूनिट हो गया। और आगे जब आप फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग एटम की एनर्जी की बात करेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इस सब पार्टिकल्स की जब हम लोग एनर्जी की बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही हम लोग मेज़र करेंगे। वहाँ पर इसी यूनिट का यूज़ किया जाएगा, जूल का यूज वहाँ पर बहुत कम मिलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज़ किया जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर एक्सेलरेट करने में किया गया वर्क, और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन में जो स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू, तो उसकी एनर्जी वैल्यू इतनी हो जाएगी, क्योंकि जो वहाँ पे वर्क किया जाएगा वो वर्क इस इलेक्ट्रॉन में, या जो इलेक्ट्रॉन चूँकि वर्क होगा तो इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा, और मोशन में आएगा तो जो वर्क हुआ वो वर्क उस इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी, और यही उसकी काइनेटिक एनर्जी कही जाएगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान इतना होगा। क्लियर? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। अब आइए, हमने जो पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा, अब इस पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिक करंट से क्या रिलेशन है, क्योंकि हम तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब ये बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिक करंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, या इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस से कैसे रिलेट करता है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं।
तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो रोल है इलेक्ट्रिक करंट में, उसको हम लोग इतना ही समझ लें, इतना उसको हम लोग एक लाइन में हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ही वह कारण है जिसकी वजह से किसी कंडक्टिंग वायर से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। फिर से इस बात को समझिए कि पोटेंशियल डिफरेंस ही वह कारण है जिसकी वजह से किसी कंडक्टिंग वायर से करंट का फ्लो होता है। यानी अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो कंडक्टिंग वायर में तो करंट का फ्लो, डेट मीन्स कि चार्ज का फ्लो नहीं होगा उस कंडक्टिंग वायर से। जैसे सपोज कीजिए एक हम एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पर दो बॉडी लेते हैं, एक बॉडी ए है और एक दूसरी बॉडी जो है वो बी है। ये हो गई बॉडी बी। ए बॉडी का टेम्परेचर जो है वो T1 है और बी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो T2 है और T1 ग्रेटर देन T2, यानी ए का जो टेम्परेचर है वो बी के टेम्परेचर की तुलना में अधिक है और दो ये अलग अलग बॉडी है। ठीक है, तो अब सपोज कीजिए कि हम किसी कंडक्टिंग वायर्स, कोई सुचालक, कोई भी तार लेते हैं और उसको हम लोग यहाँ पर इससे कनेक्ट कर देते हैं, या हम दोनों वस्तुओं को एक दूसरे से टच भी कर सकते हैं कि जैसे ये जो बॉडी है ए और ये बॉडी बी, ऐसे हम ऐसे रख दिए, ए को और बी को ऐसे सटा करके रख दिए, फिजिकल कांटेक्ट, या जैसे भी कांटेक्ट कर सके उसको। तो जैसे ही हम ऐसा करते हैं, दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं, तो क्या होगा कि ए बॉडी का टेम्परेचर अधिक है, बी बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो हायर टेम्परेचर वाले बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी की तरफ कुछ फ्लो करेगा। क्या फ्लो करेगा? सो कहेंगे हीट, उष्मा। तो ये हीट का फ्लो होगा और ये हीट का फ्लो कब तक होगा? तो ये हीट का फ्लो तब तक हो जाएगा जब तक कि ये दोनों बॉडी का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ ए विल बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, यानी जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर एक समान नहीं हो जाता। जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर एक समान हो जाएगा तो उस स्टेट को कहेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम का स्टेट, यानी साम्यावस्था। आप लोग इसको पिछले क्लास में पढ़े होंगे, साम्यावस्था। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाएगा और इस अवस्था में दोनों बॉडी का टेम्परेचर एक समान हो जाएगा और अब हीट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। अब हीट ये कहीं फ्लो आगे नहीं करेगा। ठीक है, सेम यही चीज़ चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस या करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के साथ होता है। जैसे अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर भी हम लोग दो पॉइंट्स लेते हैं, एक चार्ज यहाँ पे है, ठीक है, और एक दूसरा चार्ज यहाँ पे है। इस चार्ज का मान हो गया Q1, दूसरे यहाँ पर चार्ज हो गया Q2, और हम ये मानते हैं, यहाँ पर चार्ज Q1, यहाँ पर चार्ज Q2। इस पॉइंट का नाम देते हैं A, इस पॉइंट का नाम देते हैं B। यहाँ पर पोटेंशियल है VA और यहाँ पर पोटेंशियल है VB। ठीक है, अब क्या होता है कि अब ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, पोटेंशियल V1 है और V2 है। तो ये चार्ज और पोटेंशियल का रिलेशन क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट देते हैं, हीट देते हैं तो उसमें क्या बढ़ता है, उसका टेम्परेचर राइज होता है ना। किसी ऑब्जेक्ट को जितना ही हीट देंगे, जितना ही गर्म करेंगे, उसका टेम्परेचर उतना ही बढ़ेगा। तो हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज होता है। उसी प्रकार से किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को अगर हम चार्ज देंगे तो उसके कारण क्या बढ़ेगा, उसका पोटेंशियल राइज करेगा, भी जो होगा उसका बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा चार्ज होगा तो उसका फील्ड बड़ा होगा, तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी हम पॉइंट्स यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है ना, ये पोटेंशियल VA है और ये V है, डेट मीन्स कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पॉइंट्स हो गए। ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड्स के दो पॉइंट्स हो गए, तो हम यहाँ पर चार्ज को नहीं भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पॉइंट्स हो गए VA और VB। तो यहाँ पर पोटेंशियल मान लेते हैं कि ज़्यादा है और B पर पोटेंशियल कम है। ठीक है, तो ये चीज़ कंसेप्ट आप समझ गए। हीट देने से टेम्परेचर जिस प्रकार से बढ़ता है, उसी प्रकार से किसी बॉडी को चार्ज देने से उसका पोटेंशियल बढ़ता है। क्योंकि चार्ज ज़्यादा होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्षेत्र बड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बड़ा होगा, और उसे कहा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बड़ा होने से वहाँ पर उस पॉइंट पर पोटेंशियल का मान भी बड़ा होगा।
तो इसलिए पोटेंशियल राइज करता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि ए पर ये पोटेंशियल है भी ए और बी पर पोटेंशियल है भी बी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चार्ज को भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट हम ये कंसिडर करते हैं कि भी ए का मान ग्रेटर देन भी बी, यानी ए पर पोटेंशियल का मान बी की तुलना में अधिक है। जैसे कि यहाँ पर ए पर टेम्परेचर T1 जो था वो बी पर टेम्परेचर T2 की तुलना में अधिक था, उसी तरह से यहाँ पोटेंशियल का मान अधिक है। तो अगर हम इसको एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें, सपोज कि कुछ सुचालक तार से जोड़ दें, तो जैसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ फ्लो करेगा। क्या फ्लो करेगा? चार्ज। ये चार्ज ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। और ये चार्ज का फ्लो कब तक होगा? तो जब तक कि दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल एक समान नहीं हो जाता। जब तक दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल एक समान नहीं होगा तब तक ये चार्ज फ्लो करेगा, और जैसे ही दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल एक समान हो जाएगा तो फिर वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा और फिर चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो चार्ज का भी फ्लो नहीं होगा। तो अब ये समझ में आ गया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज फ्लो हुआ और चार्ज के फ्लो को ही तो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। दैट मीन्स कि करंट का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का रोल होता है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो चार्ज है वो हमेशा फ्लो करता रहे, दैट मीन्स कि ये करंट हमेशा ए और बी के बीच बना रहे, कभी ख़त्म ही नहीं हो, तो क्या करना होगा? तो उसके लिए एक ही उपाय है कि हमको ए को हमेशा हायर पोटेंशियल पे रखना होगा और बी को हमेशा लोअर पोटेंशियल पे रखना होगा। ए को हायर पोटेंशियल पे और बी को लोअर पोटेंशियल पे। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो ऐसा करने के लिए हम लोग एक डिवाइस का यूज करते हैं, और ये डिवाइस का काम होता है कि वो हमेशा एक एंड को हायर पोटेंशियल पे बना के रखता है और दूसरे एंड को हमेशा लोअर पोटेंशियल पे बना के रखता है। और एक चीज़ और भी आपको यहाँ बता दें कि यहाँ पर जो हम चार्ज का जो फ्लो ले रहे हैं वो चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये दिमाग में रखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन लेते हैं। तो इसलिए अब हम लोग इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को यहाँ नहीं समझेंगे और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग नहीं समझेंगे। हम सिर्फ दिमाग में ये रखेंगे कि हमारा पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हमने क्या किया कि हमने एक डिवाइस का यूज़ किया, और ये डिवाइस का काम क्या है कि दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना, और जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखेगा तब तक इधर से चार्ज का फ्लो या इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बना रहेगा। दिस डिवाइस इज कॉल्ड पावर सोर्स, और पावर सोर्स जो है वो कई तरह के होते हैं, तो इसको लोग पावर सोर्स कहेंगे, पावर सोर्स। तो ये पावर सोर्स बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि इलेक्ट्रिक पंप होता है। जैसे हम लोग घरों में पानी को ज़मीन के अंदर से निकाल करके और ऊपर छत पर रखे जो टंकी होती है वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम लोग पंप का यूज़ करते हैं, जिसको लोग मोटर कहते हैं। तो वो क्या करता है कि नीचे से पानी को निकालता है और ऊपर रख देता है। अब सपोज कीजिए कि इसी प्रकार से दो टंकी है और एक छोटा है और एक बड़ा है, और बड़े वाले टंकी में से छोटे वाले टंकी में पानी आ रहा है, तो ये तब तक आएगा जब तक कि दोनों की टंकी में पानी का बराबर नहीं हो जाता, और जैसे ही दोनों टंकी में बराबर हो जाएगा पानी का लेवल तो फिर पानी आना बंद हो जाएगा बड़े से छोटे में ऐसे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं बड़े में हमेशा पानी आता रहे तो हमेशा छोटे में भी पानी आता रहेगा, क्योंकि बड़े वाले पानी का लेवल हमेशा बढ़ता रहेगा, छोटे वाले में हमेशा प्रवाहित होता रहेगा। उसी तरह से यहाँ पर ये पावर सोर्स भी काम करता है। ये क्या करता है कि ए पॉइंट पर पोटेंशियल को हमेशा हाई रखता है और बी पॉइंट पर पोटेंशियल को हमेशा लो रखता है, ठीक है। और इस प्रकार से इसमें हमेशा करंट का फ्लो बना रहता है। तो ये काम होता है पावर सोर्स का। अब ये पावर सोर्स भी दो तरह के होते हैं। पावर सोर्स, दो तरह के पावर सोर्स होते हैं, एक डीसी पावर सोर्स और एक होता है एसी पावर सोर्स। डीसी पावर सोर्स, डीसी पावर सोर्स को हम लोग कहेंगे, इसको हिंदी में हम लोग डायरेक्ट, इसको पूरा नाम डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट यानी बैटरी से जो करंट लिया जाता है, डायरेक्ट करंट, डीसी।
इसको हम लोग कहते हैं दिष्ट धारा, हिंदी में इसको कहते हैं दिष्ट धारा। तो जो भी सेल से हम लोग करेंट लेते हैं, सेल से डेट मीन्स की जो टर्च में हम लोग यूज़ करते हैं सेल, तो सेल से जो करंट लेते हैं या सेलों को जोड़ करके हम बना दे तो बैटरी कहा जाता है। तो उससे हम लोग जो करंट लेते हैं वो हमारा डीसी करंट होता है। तो एक पावर सोर्स हो गया डीसी करंट सोर्स का। तो सेल जो हो गया एक डीसी करंट का पावर सोर्स हो गया। इसी प्रकार से डीसी डायनेमो होते हैं, वो भी पावर सोर्स हो गया, उसका भी यूज हम लोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से एसी अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, तो ये अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इस करंट के बारे में पढ़ना है, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, डीसी करंट के बारे में, वहाँ हम लोग पढ़ेंगे इसको विस्तृत। हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि ये जो पावर सोर्स है, दो अलग अलग तरह के करंट होते हैं, इसलिए दोनों के लिए अलग अलग पावर सोर्स भी होते हैं। जैसे हम लोग घरों में जो बिजली यूज़ करते हैं, जो कि हमारे नज़दीक के ट्रांसफार्मर से या बिजली के खंभे से हमारे घरों तक आता है, वो एसी होता है, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्क से या थर्मल पावर प्लांट से वो सब उत्पन्न किए जाते हैं और वो करंट हमारे घरों तक आता है, तो वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो उसका वो सोर्स हो गया थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये जो हो गया वो सब एसी सोर्स है। या हमारे जो जनरेटर होता है वो भी एसी सोर्स होता है। ठीक है, घरों में जो हम इन्वर्टर यूज़ करते हैं, वो इन्वर्टर जो होता है वो एसी करंट देता है, बैटरी से वो डीसी करंट लेता है और तब उसको एसी में कन्वर्ट करके हमको देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पावर सोर्स का यूज़ करते हैं और ये पावर सोर्स का ही काम होता है कि सर्किट के या जो वायर है उसके दोनों इंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना और जिसके फलस्वरूप उसमें करंट का निर्माण हो सके या करंट फ्लो हो सके। अब इस सपोज कीजिए कि कोई सर्किट है और उस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसको मेजर करना हो, तो उसको मेजर करने के लिए भी हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे कि हम लोग करंट को मेजर करने के लिए आमीटर का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से सर्किट में अगर हम किसी ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना चाहते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए भी हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वोल्ट मीटर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसका काम क्या है? तो इसका काम है टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट। अब सर्किट क्या है, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्किट के बारे में जानेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में या इलेक्ट्रिक करंट के किन्हीं दो इलेक्ट्रिक जो कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर है, उसके बीच किसी भी दो पॉइंट्स के बीच अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो तो हम लोग वोल्टमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तीसरा ये हाईली मतलब इसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, हाई रेसिस्टिव डिवाइस है ये, हाई रेसिस्टिव डिवाइस, इसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए रेसिस्टेंस इसका ज़्यादा रखा जाता है क्योंकि इसको हम लोग पैरेलल जोड़ते हैं सर्किट में। इसको भी लिख देते हैं ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। हमेशा इसको पैरेलल यानी सर्किट में जिस भी डिवाइस के में पोटेंशियल डिफरेंस हमको मेजर करना होता है उसके एक क्रॉस उसको हम लोग पैरेलल कनेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट है कि अगर मान लेते हैं कि रेसिस्टेंस इसका ज़्यादा होता है, तो अगर इनफाइनाइट रेसिस्टेंस हो तो उसको हम आइडियल वोल्टमीटर कहेंगे। दैट मीन्स कि फॉर एन आइडियल वोल्टमीटर रेसिस्टेंस इज इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब ये वोल्टमीटर का हमारा सिंबल ऐसे होता है, इसको हम लोग भी से ऐसे दिखाते हैं, एक पॉजिटिव की तरफ और एक नेगेटिव की तरफ। जिधर से करंट आ रहा हो एक इंड को उधर जोड़ेंगे और नेगेटिव इंड को जिधर करंट वापस आ रहा हो उधर की तरफ जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको सर्किट में अगर कोई ब्रांच है या कोई बल्ब लगा हुआ है, जैसे मान लो सर्किट में कोई बल्ब लगा, हम चाहते हैं कि इस बल्ब के में कितना पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न कर रहा है, तो उसके क्रॉस हम इसको पैरेलल में जोड़ करके हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसका काम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसका रेसिस्टेंस बहुत ही हाई होता है। रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा वो वोल्टमीटर उतना ही अच्छा माना जाएगा। और अगर उसका रेसिस्टेंस इन्फिनिटी हो तो उसको आइडियल वोल्टमीटर कहेंगे। बट ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि ऐसा वोल्टमीटर बनाए जिसका रेसिस्टेंस इन्फिनिटी हो, तो इसलिए आइडियल वोल्टमीटर भी संभव नहीं होता है। लेकिन फिर भी जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस रखा जाता है उतना अच्छा वोल्टमीटर वो माना जाता है। ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, इसको हमेशा हम पैरेलल ही जोड़ते हैं। कोई भी सर्किट में इसको हम लोग पैरेलल में ही जोड़ते हैं कि इसको पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारा एक सर्किट हो गया। हालांकि हम लोग अगले क्लास में हम लोग सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। और इस सर्किट में हमारा मान लेते हैं कि ये बल्ब हो गया। यहाँ पर हमने आमीटर लगा दिया करंट को मेजर करने के लिए, और ये हमारा बल्ब हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव इन निगेटिव इन। अब हम चाहते हैं कि इस बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, तो हम वोल्टमीटर यहाँ पर ऐसे कनेक्ट करेंगे। ये हमारा वोल्टमीटर ऐसे कनेक्ट होगा, इसके पैरेलल में कनेक्ट होगा, समानांतर में। ठीक है, तो ऐसे में इसको वोल्टमीटर को, जबकि आमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वोल्टमीटर के बारे में समझाइए। तो उम्मीद करता हूँ कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल से संबंधित सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोगों ने इस क्लासेज में हमने देखा। अब इस पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस से संबंधित कुछ हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, ताकि हमारा जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया उस फॉर्मूले को हम लोग बेहतर तरीके से समझ सकें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। यानी एक 6 वोल्ट की बैटरी है, तो उस बैटरी से 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराने में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे एनर्जी का मान निकालना है, डेट मीन्स कि हमको वर्क डन निकालना है कि जो बैटरी है उस बैटरी को कितना वर्क करना पड़ेगा जिससे कि 1 कूलम चार्ज जो है वो 6 वोल्ट बैटरी से पास कर जाए। ठीक है, तो 6 वोल्ट की बैटरी है, तो वहाँ पर कितना वर्क हमको करना है। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, तो 6 वोल्ट बैटरी द्वारा 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराने में कितना हमको वर्क या कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसका मान निकालना है। तो वी हैव, हम लोग यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है V इजकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नट, तो इसके हिसाब से W इजकल टू हो जाएगा V इंटू क्यू नट। तो अब इसमें गिवन क्या क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 6 वोल्ट का, और चार्ज कितना है 1 कूलम। तो कितना हो जाएगा 6 वोल्ट इंटू कूलम जूल। डैट मीन्स कि बैटरी को 6 जूल का वर्क करना पड़ेगा पर कूलम चार्ज के लिए। ये तो हम आपको पहले भी इस तरह का बताए थे कि अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो डैट मीन्स कि पर कूलम 12 वोल्ट का वर्क करना पड़ेगा। अगर 24 वोल्ट की बैटरी है तो पर कूलम 24 वोल्ट का वर्क 24 जूल का वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आइए अब दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कहता है सॉल्यूशन टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी ऑफ 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम फ्रॉम वन टर्मिनल टू द बैटरी टू द अदर। यानी ये कह रहा है कि एक बैटरी है और उस बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक एक्सटर्नल सर्किट से हो करके 20 कूलम चार्ज को फ्लो कराना है, ट्रांसफ़र कराना है। ठीक है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक 20 कूलम चार्ज को फ्लो कराना है। तो बैटरी द्वारा और साथ ही 100 जूल का वर्क होना चाहिए। तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा कि वो 100 जूल का वर्क कर सके 20 कूलम चार्ज को फ्लो कराने में। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर ज्ञात करना है हमको। यहाँ पर देख ले पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। गिवन डेट Q का मान दिया हुआ है 20 कूलम, और जो वर्क दिया हुआ है वो है 100 जूल, क्योंकि 100 जूल का हमको वर्क करना है। ठीक है, वर्क हमारा 100 जूल होना चाहिए। तो हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वी हैव V इजकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नट। तो W का मान हो गया यहाँ पर 100 जूल और चार्ज हो गया यहाँ पर 20 कूलम। तो डैट मीन्स ये हो गया 5 जूल
पर कूलम, डैट मीन्स कि 5 वोल्ट। 5 वोल्ट जो होगा उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तभी वह 20 कूलम चार्ज को फ्लो कराने के लिए 100 जूल का वर्क कर पाएगा। तो इस प्रकार से किसी सर्किट में कितना वर्क की हमको ज़रूरत है, कितना करंट की ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम उसमें बैटरी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आज फार्मूला पढ़ा, उस फार्मूले के आधार पर ये कुछ क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी पोटेंशियल डिफरेंस से संबंधित जो भी कुछ डाउट्स थे वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे और बहुत सारी जानकारियाँ आपको आज के इस क्लास में मिली होंगी। तो अब इसी प्रकार से अगला जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट्स के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद तो ये जो आपका वीडियो जो हमारा है ये आपका कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, कितना ये आपके लिए हेल्पफुल है हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप हमसे कुछ ये अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम किस तरह का वीडियो बनाएं जो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है तो हमें ज़रूर कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। तो देखते रहिए, सीखते रहिए आपका अपना द रॉयल फिजिक्स चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।